नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ आरूढ़ लग्न के बारे में। आरूढ़ लग्न क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक है लघु पराशर पद्धति और दूसरी है जैमिनी पद्धति। दोनों के अंदर आरूढ़ लग्न को बनाया जाता है और देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आरूढ़ लग्न को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति की सामाजिक छवि कैसी है, समाज व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, क्या समाज में उस व्यक्ति को मान सम्मान की नज़र से देखा जाता है या फिर उसके पीछे उसकी बदनामी, निंदा, मानहानि हो रही है। ये सब जानने के लिए आरूढ़ लग्न को बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैमिनी पद्धति की। तो जैमिनी पद्धति के अनुसार आरूढ़ लग्न को कैसे बनाया जाता है, तो सूत्र के बारे में सुनिए। बहुत ही आसान है। लग्नाधिपति ग्रह लग्न से जितने भाव दूर बैठा हो और उतने भाव दूर जाओगे तो आरूढ़ लग्न बनता है। फिर से कहता हूं, लग्नाधिपति ग्रह लग्न भाव से जितने घर दूर बैठा हो और उतने घर आगे जाना है तो हमें आरूढ़ लग्न मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव में बैठा है, तो पांचवें भाव से पांचवा भाव कौन सा हुआ? नौवां भाव हुआ। तो जो नौवें भाव में जो राशि है उसको आरूढ़ लग्न बनाना है और बाकी के सारे ग्रह एज इट इज अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, सिर्फ कुंडली थोड़ी सी घूम जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो लग्नाधिपति ग्रह चौथे भाव में हो, तो चौथे भाव से चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, तो सातवें भाव में जो भी राशि होगी उसे लग्न भाव में रख देना है और बाकी के ग्रह वही राशियों में रख देने हैं जहां पे पहले थे, यानी कि कुंडली को थोड़ा घुमा दिया जाए तो आरूढ़ लग्न बनता है। ये हो गया जैमिनी पद्धति का। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा लघु पराशर पद्धति के अनुसार क्या है। तो सुनिए, लघु पराशर पद्धति में भी यही नियम है कि लग्नाधिपति ग्रह जहां भी बैठा हो उतने घर और दूर जाना है। लग्नाधिपति ग्रह मान लो छठवें भाव में बैठा हो तो छठवें भाव से छठवां भाव यानी कि 11वां भाव आरूढ़ लग्न बनेगा। लेकिन इसके अंदर एक अलग से नियम है कि लघु पराशर पद्धति का कहना है कि अगर पहला भाव या सातवां भाव आरूढ़ लग्न बनता है तो वो नहीं माना जाएगा। यानी कि कुछ चार ऑप्शन होते हैं। वो चार ऑप्शन कौन कौन से सुनिए। अगर लग्नाधिपति ग्रह लग्न में ही बैठा हो तो फिर आरूढ़ लग्न ही बनेगा। दूसरा, लग्नाधिपति ग्रह चौथे भाव में बैठा हो तो चौथे भाव से चौथा भाव सातवां भाव, तो सातवां भाव अगर आरूढ़ लग्न बनता है तो उसे नहीं माना जाएगा। तीसरा नियम, लग्नाधिपति ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो सातवें भाव से तो सातवां भाव यानी कि लग्न भाव, तो आरूढ़ लग्न नहीं माना जाएगा। चौथा नियम, लग्नाधिपति ग्रह दसम भाव में बैठा हो तो दसम भाव से दसम भाव यानी सातवां भाव, वो भी आरूढ़ लग्न नहीं माना जाएगा। तो ये चार जो नियम है ये लघु पराशर पद्धति के अंदर फॉलो नहीं किए जाते। तो इसका तोड़ क्या? तो इसका तोड़ ये निकाला गया है कि लघु पराशर पद्धति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आरूढ़ लग्न बनाता है और आरूढ़ लग्न के अंदर पहला भाव और सातवां भाव आता है तो क्या करना है, उस भाव से 10वें भाव में चले जाना है, वो आरूढ़ लग्न माना जाएगा। फिर से कहूंगा, अगर मान लो लघु पराशर पद्धति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न भाव ही आरूढ़ भाव बन गया तो क्या करना है, लग्न भाव से 10वें भाव के अंदर जो राशि होगी उसे आरूढ़ लग्न बनाया जाएगा। अगर मान लो किसी की कुंडली में सातवां भाव आरूढ़ लग्न बनता हो तो सातवें भाव से 10वां भाव यानी कि चौथा भाव आरूढ़ लग्न बनाकर देखा जाता है। ये लघु पराशर पद्धति के अंदर है। लेकिन जैमिनी पद्धति के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है।
जेमिनी पद्धति का बहुत ही आसान नियम है कि लग्नाधिपति ग्रह लग्न से जितने घर दूर बैठा हो उतने घर और दूर आगे जाना है, और वो जो राशि मिलेगी वही हमारा आरूढ़ लग्न होगा। और आरूढ़ लग्न से व्यक्ति की सामाजिक छवि को देखा जाता है कि भाई समाज उसके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, समाज उसे मान सम्मान की नजर से देख रहा है या पीठ के पीछे उसकी निंदा और गालियां दे रहा है। आइए थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल मैंने रखा है कि मेष लग्न की कुंडली है और जन्म कुंडली मेष लग्न की है, तो लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? मंगल हुआ। अभी ये लग्नाधिपति ग्रह मंगल पंचम भाव में बैठा है, तो लग्न से पांचवा घर हुआ, 1 2 3 4 5, तो लग्नाधिपति ग्रह लग्न भाव से पांचवें भाव में बैठा है। तो अभी हमें क्या करना है? और 5 घर आगे जाना है। तो पांचवें के बाद 1 2 3 4 5, तो लग्नाधिपति ग्रह जिस भाव में बैठा हो, जितने दूर बैठा हो उतने हमें और दूर जाना है। तो लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव में बैठा है, तो पांचवें भाव से पांचवा भाव यानी कि 9वां भाव, तो ये 9वां भाव आरूढ़ लग्न बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे आरूढ़ लग्न बनाया है। बाकी के सारे ग्रह एज इट इज वैसे ही रखे जाएंगे, जो राशि में जो ग्रह था वैसा ही रखा जाएगा। यहाँ देखिए केतु वृषभ राशि में है, तो यहाँ पे भी वृषभ राशि में है। शनि कर्क राशि में है, तो यहाँ भी शनि कर्क राशि में है। चंद्रमंगल सिंह राशि में, तो यहाँ चंद्रमंगल सिंह राशि में है। कुंडली के बाकी के सभी ग्रह वही राशियों में रहेंगे, सिर्फ लग्न बदली हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव में है, पंचम से पंचम भाव यानी कि 9वां भाव, ये हमारा आरूढ़ लग्न बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। तो ये लग्नाधिपति बुध अपने लग्न भाव से तीसरे भाव में बैठा है। फिर से कहूंगा, लग्नाधिपति बुध तीसरे भाव में बैठा है, तो हमें क्या करना है? तीसरे भाव से तीसरा भाव, तो तीसरे भाव से यानी 1 2 3, तो लग्नाधिपति ग्रह तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरे भाव से तीसरा भाव, तो हो गया पांचवा भाव, तो ये माना जाएगा आरूढ़ लग्न। तो देखिए हमने तुला लग्न का आरूढ़ लग्न बनाया है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो लग्नाधिपति ग्रह 10वें भाव में बैठा है, तो हमें क्या करना है? 10वें भाव से 10वां भाव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें भाव का 10वां भाव यानी 10वें भाव से 10वां घर, तो वो हो गया 7वां भाव जिसमें कुंभ राशि पड़ी है। तो हमें क्या करना है? कुंभ राशि को लग्न में रख के बाकी के सभी ग्रह एज इट इज जो राशि में थे वैसे ही रख देना है। तो इसे कहते हैं आरूढ़ लग्न। अभी हम लोग और एक वापस वो स्टेप पे आएंगे कि लघु पराशर पद्धति के अंदर ये बताया गया है कि अगर पहला भाव या 7वां भाव, अगर ये दोनों भाव में से कोई भी एक भाव आरूढ़ लग्न में आता हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि लग्नाधिपति मंगल लग्न में ही बैठा हो, तो फिर एक भाव से एक भाव, तो यही हुआ ना। तो लग्नाधिपति ग्रह लग्न में ही बैठा हो तो आरूढ़ लग्न क्या बनेगा? लग्न बनेगा, तो वो नहीं माना जाएगा। दूसरा बताता हूं, लग्नाधिपति ग्रह अगर मान लो लग्नाधिपति मंगल यहाँ बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, तो चौथे भाव से चौथा भाव क्या हुआ? 7वां भाव हुआ, तो 7वां भाव भी आरूढ़ लग्न नहीं माना जाएगा। तीसरा नियम कि लग्नाधिपति मंगल अगर 7वें भाव में बैठा हो, लग्नाधिपति मंगल 7वें भाव में बैठा हो, तो 7वें भाव से 7वां भाव, तो फिर आ गया लग्न भाव, तो ये आरूढ़ लग्न बनेगा, तो वो नहीं माना जाएगा। और चौथा नियम ये कहता है कि लग्नाधिपति ग्रह अगर मान लो 10वें भाव में बैठा हो, तो 10वें भाव से 10वां भाव, तो 7वां भाव, ये भी आरूढ़ लग्न नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो जब भी मान लो पहला भाव आरूढ़ लग्न बनता हो तो हमें 10वें भाव में जो भी राशि है उसको आरूढ़ लग्न मानना है। अभी जैसे मान लो 7वें भाव को आरूढ़ लग्न आ गया, तो हमें ये नहीं पकड़ना है, हमें इसका 10वां भाव पकड़ना है। तो इसका 10वां भाव क्या हो गया? 4, यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि को आरूढ़ लग्न बनाकर कुंडली देखनी है।
अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरूढ़ लग्न देखने के नियम कौन कौन से हैं। तो बड़े आसान नियम है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आरूढ़ लग्न के अंदर ये नियम है कि केंद्र में और त्रिकोण में, ये भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति की समाज में अच्छी छवि होती है, और अगर केंद्र में और त्रिकोण में पाप ग्रह ज्यादा हो तो व्यक्ति की खराब उसकी इंप्रेशन पड़ती है। लोग उसके पीछे निंदा करते हैं, उसके पीछे बुराई करते हैं, उसके बारे में मान हानि बदनामी जैसा कुछ बोलते हैं। तो अभी हम उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पहली मेष लग्न का आरूढ़ लग्न बना लिया है कि लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में, पांचवें भाव से पांचवा भाव, नौवा भाव, ये हमारा हुआ आरूढ़ लग्न। अब इसके पर नियम फॉलो करते हैं। तो आप देखिए, लग्नाधिपति गुरु चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर हंस योग नामक राजयोग बना रहा है, और यहाँ पे देखिए बुध उच्च का होकर भद्र योग बना रहा है, और यहाँ पे सूर्य भी दिग्बली है, और यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है। और ये रहा त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर भी देखो चंद्र पड़ा हुआ है, चंद्र भी मंगल के साथ मित्र राशि में लक्ष्मी योग बना रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो, एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह केंद्र त्रिकोण में होने की वजह से हम कहेंगे कि ये जो भी व्यक्ति होगा उसे समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, समाज के अंदर उसे यश जस कीर्ति प्राप्त होगी, लोग उसके बारे में अच्छी बातें कहेंगे, पीठ के पीछे उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ होगी, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने देखा था कि लग्नाधिपति बुध तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव का तीसरा भाव यानी कि पांचवा भाव, फिर से कहूंगा, लग्नाधिपति बुध तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव का तीसरा भाव यानी कि पांचवा भाव, यहाँ तुला राशि है तो तुला राशि ही आरूढ़ लग्न बन गई। अभी आरूढ़ लग्न में देखिए कि लग्न में ही स्वगृही शुक्र यहाँ पे बैठा है जो मालव योग बना रहा है, और यहाँ पे गुरु उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बना रही है। तो तीन शुभ योग यहाँ पे, तीन शुभ ग्रह आ गए, चंद्र शुक्र गुरु, तीन शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को भी समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन देखो, शनि त्रिकोण में बैठा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन 90% से ज्यादा उसे मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा, समाज में उसकी बहुत अच्छी छवि होगी, समाज उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, उसको पीछे से बहुत ही हौसला अफजाई करेगा, उसकी कद्र करेगा, और उसके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से देखा जाता है। अभी केंद्र यानी क्या, तो एक पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, फिर से कहूंगा, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इन चार भाव को केंद्र भाव कहते हैं, और पहला, पांचवा, नौवां इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। अगर आरूढ़ लग्न के अंदर केंद्र भाव के अंदर और त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह ज्यादा हो तो उसकी समाज में बहुत अच्छी छवि होगी, समाज में लोग उसकी तारीफ करेंगे, पीठ के पीछे उसकी वाहवाही करेंगे, उसकी कद्र करेंगे, उसकी हौसला अफजाई होगी, और उसे मान सम्मान देंगे। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो आरूढ़ लग्न के अंदर केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव के अंदर अगर पाप ग्रह ज्यादा हो, तो जैसे इधर एग्जाम्पल भी दिया है कि आरूढ़ लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही देखो शनि राहु का श्रापित योग बन रहा है, फिर सप्तम भाव में देखो मंगल केतु का अंगारक योग है, यहाँ पे भी सूर्य भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, चारों चार पाप ग्रह केंद्र में आ चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं, समाज के अंदर उसकी वो हौसला अफजाई नहीं होती, उसकी वो कद्र नहीं होती, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, और उसके पीछे उसकी निंदा की जाती है, मान हानि होती है, बदनामी होती है, लोग उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते, उसके बारे में जात जात की बातें करते हैं और उसकी बुराई करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर केंद्र के अंदर पाप ग्रह ज्यादा हो, केंद्र और त्रिकोण में, तो ये केंद्र के 4 भाव और ये त्रिकोण के अंदर अगर जो पाप ग्रह ज्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पीठ के पीछे मान हानि बदनामी के योग बनते हैं, लोग उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आरूढ़ लग्न को कैसे देखा जाता है,
और भी मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि आरूढ़ लग्न को देखते समय आपको जैसे जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, वैसे ही देखना होता है कि जैसे कोई ग्रह अस्त का तो नहीं है, कोई ग्रह मृत अवस्था में तो नहीं है, ये भी देखना होता है। अभी आरूढ़ लग्न के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में युति प्रतियुति करके राजयोग बनाते हो। केंद्र त्रिकोण में अगर मान लो आधे ग्रह अच्छे और आधे ग्रह बुरे हो तो भी, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं कि आरूढ़ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु स्वग्रही है और साथ में राहु चंडाल योग बना रहा है तो वो व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन जब भी ग्रह खराब होंगे तो उसके ऊपर कोई आक्षेप आएगा, कोई आरोप आएगा, वो पर्टिकुलर समय में उसकी काफ़ी बदनामी होगी। ठीक वैसे उसी तरह दूसरा देखते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध उच्च का होके दसम भाव में बैठा हो तो लोग कहेंगे बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी है, होशियार है। लेकिन अगर इसी उच्च के बुध के साथ राहु भी ऐड हो गया तो जड़त्व योग बन गया, तो कभी उससे कोई ऐसी मिस्टेक करा देगा कि जो उसके पूरे प्रेस्टीज को हिला के रख दे, और वो थोड़े समय के लिए 1-2 साल के लिए या 2-4 साल के लिए उसको मान हानि बदनामी के योग बनेंगे, लेकिन वापस वो कवर अप हो जाता है, लेकिन वो धब्बा रह जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जेमिनी पद्धति के अनुसार आरूढ़ लग्न को कैसे बनाया जाता है, और मैंने पराशर पद्धति के अनुसार भी बताया कि आरूढ़ लग्न को कैसे बनाया जाता है। खाली बस मैं इतना ही कहूँगा, एक ही बड़ा तफावत है। जेमिनी पद्धति के अंदर एक ही नियम है, लग्नाधिपति ग्रह लग्न से जितने भाव दूर बैठा हो और उतने भाव दूर जाइए तो आरूढ़ लग्न बन जाएगा। और आरूढ़ लग्न के अंदर केंद्र त्रिकोण के अंदर अच्छे ग्रह होंगे तो व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस कीर्ति होगी, उसके पीठ के पीछे उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको अच्छा मान सम्मान दिया जाएगा, लोग उसकी अच्छी बातें करेंगे, उसकी अच्छी छवि होगी। ठीक उसके विपरीत के आरूढ़ लग्न के अंदर केंद्र त्रिकोण के अंदर पाप ग्रह होंगे, खराब योग बनते होंगे, जैसे कि अंगारक योग, श्रापित योग, विष योग, तो उसके पीठ के पीछे उसकी निंदा भी होगी। और जो लघु पराशर पद्धति है उसके अंदर एक नियम खाली है कि पहला भाव और 7वां भाव अगर आ जाता है आरूढ़ लग्न के तौर पे तो उसे नहीं मानना है, उस भाव से 10वें भाव को आरूढ़ लग्न माना जाए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको आरूढ़ लग्न के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।